जिन्होंने मुझे उर्दू पढ़ाई। तो ये सारे टीचर, मोहम्मद अली साहब से भी मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी हुई थी। तो जितनी शफ़क़त मोहब्बत के साथ में उन्होंने पढ़ाया और जो सिखाया, मैं समझता हूँ कि उसी के फैज़ से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। हमारे टीचर्स का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। जो हमारे नॉन मुस्लिम माशरा है उसमें टीचर को एक तरह से मतलब खुदा के का दर्जा दिया गया है कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ अगर खड़े हों तो आप किसको बेहतर मानिएगा। तो हमारे माशरे में असातिज़ा की बहुत इज्जत है, लेकिन वो मकाम शायद नहीं दिया गया है। लेकिन मेरे नज़दीक एक टीचर का बहुत ऊंचा मकाम है और इसीलिए एक्चुअली मैं आज यहाँ आ पाया और आप लोगों से मुखातिब होने का मुझे ये एजाज़ मिला। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का मैं चंद बातें एजुकेशन के ताल्लुक से भी कहना चाहता हूँ। एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे होनी चाहिए और क्या करना चाहिए, ये एक अलग मसला है। बहुत अभी 32 साल की मेरी सर्विस हो गई है, 2-3 साल में रिटायर होने का टाइम आ जाएगा। तो एग्ज़ाम का तरीका जो है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो हमारे टाइम में किस तरह से एग्ज़ाम होता था, उसकी किस तरह से तैयारी होती थी, वो तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन आज के ज़माने में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। और एक प्रोफेशनल तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम कंपटीशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारी काविशें चल रही हैं, बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कोई टैलेंट अगर है, उस टैलेंट को हम शुरू में ही पहचानें और फिर उनके लिए वो मौका फराहम करें जिससे वो अपनी टैलेंट को उजागर कर सकें। तो अचीवमेंट क्या होता है? अचीवमेंट होता है कि एक तो टैलेंट है आपके अंदर और एक अपॉर्चुनिटी है और एक आपकी मेहनत है। ये तीनों चीज़ें अगर नहीं हो, तीनों में से एक भी नहीं हो तो नहीं होता है, अचीवमेंट नहीं होता। तो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, टैलेंटेड लोग भी बहुत हैं, हार्ड वर्क की थोड़ी कमी है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, मेहनत करने के लिए ठान लें। IAS या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको 2 से 3 साल का वक्त देना पड़ता है। तो एक कमर कस के पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है। ये डिसीजन जो है मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मतलब ज़्यादातर मिडिल क्लास पेरेंट्स, क्योंकि अब मैं भी एक मिडिल क्लास पेरेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि सिक्योरिटी चाहते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि भाई बच्चे का 1 साल भी अगर बर्बाद हो जाए तो बहुत ही ठीक नहीं होगा उसके लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सही 12वीं क्लास के बाद में वो या तो डॉक्टर में चला जाए या इंजीनियर में चला जाए या किसी ना किसी ऐसे कोर्स में चला जाए जिसमें सिक्योरिटी जॉब की या उसके फ्यूचर की। तो उसके चलते कई बार जिस लेवल तक बंदा पहुंच सकता है उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश से पहले ही हम अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि भाई ठीक है यार, मेडिकल में एडमिशन हो गया तो इसकी तो ज़िंदगी बन गई।
इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, जिंदगी बन गई। लेकिन आईएएस के लिए या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हम ऐसा इरादा नहीं करते कि भाई 3 साल के लिए मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद में फिर अगर खुदा न खास्ता नहीं हो तो कुछ और काम करेगा बच्चा, तो वो उतना रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे आईएएस में भी और दूसरी सर्विसेज में भी आजकल ट्रेंड ये है कि ज़्यादातर टेक्निकली क्वालिफाइड लोग आते हैं। जब मैं 91 के एग्ज़ाम में जब मैं पास हुआ तो उस वक्त 45% आईएएस ऑफिसर्स एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे और बाकी प्रोफेशंस के मिला के ये तादाद मोर देन 60 to 65%। तो ऐसा नहीं है कि आईएएस बनने के लिए आपको आर्ट्स साइड में ही होना चाहिए। इनफैक्ट जो साइंस की बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो बेहतर करते हैं, दे डू बेटर। तो ये चंद मेरी मतलब तजर्बे से कह रहा हूँ। हर आदमी का तजर्बा अलग अलग होता है, बहुत से लोग हो सकता है मुझसे इत्तेफाक न रखें, बट इसी तरह से है। बाकी एक लार्जर इशू है जिसके बारे में हम सब लोगों को सोचना है, वो है मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी।